हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। और अभी ये जेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेस्ट का एग्जाम आने वाला है, सभी होड़ में लगे हुए हैं जेस्ट का एग्जाम अच्छे से अच्छे हो जाए। क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए देखो क्वेश्चंस आते हैं, लेंदी आते हैं, डिफिकल्ट आते हैं, बट स्टिल कॉन्सेप्चुअल आते हैं। ओके, वहां पे अगर लैंग्वेज अच्छे से समझ जाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ जाओ तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ओके, so tell me, am I audible, am I clearly visible, so that we can start। यहां पर जस्ट 2020 के क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और डिस्कस कुछ इस तरीके से करेंगे कि इस बार आने वाले क्वेश्चंस अगर सेम कॉन्सेप्ट पे आए तो हमसे क्रैक हो जाए। ओके, तो कुछ इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। सिर्फ टारगेट ये नहीं करेंगे कि हमें सॉल्यूशन मिल जाए, बट ये भी टारगेट करेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ओके, सो हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो नेहा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के। चलो, अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस आए थे पिछले ईयर, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं IIT जैम का बैच शुरू हो चुका है 5 अप्रैल, यू कैन एनरोल। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है जो मैंने सेपरेटली भी बताया हुआ है, यूट्यूब पे लाइव आया था, सेपरेटली मैंने बताया था कि ये टेस्ट सीरीज, जैम की जो टेस्ट सीरीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग दिस IIT जैम 2022, उनके लिए टेस्ट सीरीज काफी फायदेमंद हो सकती है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज कैसे होगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हैं, क्या क्या टेस्ट होंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन हैं, ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन हैं एंड एवरीथिंग। ओके, और ये स्टार्ट कब से होने वाला है? 5 अप्रैल। ओके, सो एनरोल करवा लो इसको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे वीडियो डिस्कशंस भी मिलेगा, लाइव इंटरेक्शंस भी मिलेगा। ये जो 2 पॉइंट है मैं कहूंगा यहाँ पे अट्रैक्शन है, द मेन पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस एंड वीकली इंटरेक्शंस। ये दोनों चीजें जब कंबाइन हो जाए किसी भी टेस्ट सीरीज के साथ, मेरे ख्याल से उस टेस्ट सीरीज का कंप्लीट फायदा हमें यहाँ पे मिलता है। ओके, सो रिमेंबर दिस। तो यहां पे चलो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल फोर्स मोशन। सेंट्रल फोर्स मोशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे अगर सेंट्रल फोर्स मोशन की बात करो तो एज अ वाइड सेंट्रल फोर्स मोशन बहुत बड़ा है, बहुत सारी ऐसे फोर्सेस है जो सेंट्रल फोर्सेस के अंडर आती है। और एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल जिसके अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, ये सब मोशन पड़ते हैं, वो स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स कौन सी थी? अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक तरह की सेंट्रल फोर्स है जिसपे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब उस फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होता है, उस फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, उसकी जगह ये भी आ सकता है। अब यहां पर देखो, यहां पे हमें क्या पोटेंशियल गिवन है? यहां पे पोटेंशियल गिवन है ये, दैट इज योर V इज इक्वल्स टू माइनस K e रेज़ टू पावर माइनस AR ओवर R। ये यहां पे अलग तरीके का पोटेंशियल है। अब हमारा जो पार्टिकल है इस पोटेंशियल के अंदर है, दिस इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का ही क्वेश्चन है ये, बट यहां पे पोटेंशियल हमें ये गिवन है, इसकी जगह कुछ भी पोटेंशियल आपको गिवन हो सकता है। यहां पे उसने क्या पूछा है? एक और कंडीशन दी है, द पार्टिकल अंडरगोज सर्कुलर मोशन, द पार्टिकल अंडरगोज सर्कुलर मोशन। तो इसके लिए सबसे पहले चलो रिकैप करते हैं, हमें सेंट्रल फोर्स मोशन के बारे में पता क्या क्या है। बहुत ही शॉर्ट में, सेंट्रल फोर्स मोशन बहुत बड़ा है, सेंट्रल फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, बट एक पर्टिकुलर एग्जांपल अगर मैं लूं सेंट्रल फोर्स का, वो क्या है? दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस K ओवर R स्क्वायर। क्या यही है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई पोटेंशियल है? अब अगर मेरा पार्टिकल इस पोटेंशियल के अंदर होगा, सो यहां पे मैं क्या करता था? V इफेक्टिव ड्रॉ करता था। V इफेक्टिव क्या होता था? V प्लस L स्क्वायर ओवर 2mR स्क्वायर, जहां पे L क्या होता था? एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर अगर मैं ड्रॉ करता था, ये मैं रिकैप करवा रहा हूं, रिमेंबर। अभी हम याद कर रहे हैं कि हमने पढ़ा क्या था और उससे रिलेटेड थोड़े कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दिख रहा है, सुन रहा है, कोई तकलीफ नहीं तो बढ़िया, चलो आगे। यहां देखो, अब यहां पर अगर मैं इस V इफेक्टिव को प्लॉट करूं तो वो प्लॉट कुछ इस तरीके से आता है, इतना हमें याद है। ये पर्टिकुलरली इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे फोर्स मेरा ये है, गॉट इट? अब यहां पर देखो, यहां पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यहां पे तो मुझे पता है V इफेक्टिव रहेगा, यहां पे R रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी इतनी भी हो सकती है,
इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, या फिर इतनी हो सकती है। हमें सर्कुलर मोशन का केस याद है सर्कुलर मोशन का केस क्या होता है? अरे यही था, इतनी एनर्जी अगर होगी दैट इज इक्वल टू दिस वी इफेक्टिव, समझ गए? तो हमारा सर्कुलर मोशन आता था। तो इस पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट है ये स्पेशल पॉइंट है, सर्कुलर मोशन पॉइंट है। यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट डी वी इफेक्टिव ओवर डी आर इक्वल्स टू 0। क्यों? यहां पे स्लोप 0 हो गई, ब्लैक कर्व की स्लोप 0 हो गई, तो मैं ये पुट कर सकता हूं। बहुत अच्छे, ये सिर्फ इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, स्लोप 0 पुट कर सकता हूं। साथ ही इसको मैं एट दिस सर्कुलर पोजीशन माय वी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये दोनों पॉइंट्स मैं पुट कर सकता हूं बहुत ही आराम से। ये सर्कुलर मोशन के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं, सर्कुलर मोशन के ये अच्छे पॉइंट्स है, बहुत बढ़िया। तो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, अब यहां पर देखो हमें दो कंडीशन दी है भैया, एक तो v पोटेंशियल गिवन है, साथ साथ हमें सर्कुलर मोशन गिवन है। अभी सर ने याद करवाया सर्कुलर मोशन के लिए क्या कंडीशन लिख सकते हो, dv इफेक्टिव ओवर dr इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। दिस इज फॉर द सर्कुलर मोशन। बहुत अच्छे। अब मेरे पास v है, कई बच्चे v को v इफेक्टिव समझ लेते हैं, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें यहां पे v इफेक्टिव लिखना है। v इफेक्टिव क्या होगा, v प्लस एल स्क्वायर ओवर 2mr स्क्वायर। गॉट इट? ये v इफेक्टिव है। अब यहां पे v, इसको यहां पे पुट करोगे तो तुम्हारे पास v इफेक्टिव क्या मिल गया, v इफेक्टिव मिल गया माइनस के ई रेज़ टू पावर माइनस ए आर ओवर आर प्लस एल स्क्वायर ओवर 2mr स्क्वायर। तो क्या ये v इफेक्टिव तुम्हारे पास आ गया? नाउ दिस v इफेक्टिव, अब इस v इफेक्टिव को यूज करना है इस इक्वेशन के हिसाब से, ताकि बिकॉज दिस इज द कंडीशंस फॉर सर्कुलर मोशन, दिस इज द कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। तो मैं बिल्कुल ये अगर मैं अप्लाई कर दूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, किस बात की देरी, ये हमने रिकैप किया यहाँ पे, बट हमें करना है v इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर ओवर 2mr स्क्वायर माइनस के ई रेज़ टू पावर माइनस ओवर आर, क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं, माइनस ए आर। So this is minus AR like this। अब हमें क्या करना है, dV इफेक्टिव ओवर dr डिफरेंशिएट कर दो और उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, बहुत ही आसान, कोई यहां पे शंका वाली बात नहीं। सो ये क्या हो जाएगा यहां पे, माइनस एल स्क्वायर ओवर mr क्यूब, इसको करो यहां पर, माइनस के विल बी आउटसाइड एंड अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज किया मतलब नीचे वाला, दैट इज यहां पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, e रेज़ टू पावर माइनस ए आर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर आर। तो सेकंड एज इट इज दैट दिस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट विल बी e रेज़ टू पावर माइनस ए आर मल्टीप्लाई बाय माइनस ए प्लस फर्स्ट एज इट इज e रेज़ टू पावर माइनस ए आर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय r दैट इज माइनस 1 ओवर r स्क्वायर। गॉट इट? समझ में आया? अब इसको 0 के इक्वल पुट कर दो भैया, 0 के इक्वल पुट कर दोगे तो ये एल स्क्वायर इधर आ जाएगा, एल स्क्वायर ओवर mr क्यूब इज इक्वल्स टू दिस विल बी माइनस के ई रेज़ टू पावर माइनस ए आर मल्टीप्लाई बाय माइनस ए बाय आर माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर। क्या ये सही है? माइनस माइनस साइन है, हर तरफ से मल्टीप्लाई कर दो, हर तरफ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। फाइनल जो आंसर आएगा एल स्क्वायर ओवर mr क्यूब इज इक्वल्स टू के ई रेज़ टू पावर माइनस ए आर। अब देखो यहां पे r क्यूब है, यहां पर r क्यूब है, क्या मैं इस सारे को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो r क्यूब क्या हो गया r, यहां पर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया a r माइनस 1 सॉरी प्लस 1, दिस विल बी द आंसर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात इतनी है कि ये जो कंडीशन मैंने बताई थी, सी दिस रेडियस एट विच योर dV इफेक्टिव ओवर dr इक्वल टू 0, ऐसी रेडियस को क्या बोलते हैं, r नॉट, द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर मोशन। यहां पे कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, तो यही तो मेरा आंसर हो गया। सो आई कैन राइट दैट दिस इज इक्वल्स टू 0 एट r इज इक्वल्स टू r नॉट।
तो मतलब जो मैंने डबल डेरिवेटिव किया था उसमें r की जगह r0 लिख दूंगा, ये r0 हो गया, ये r0 हो गया, ये r0 हो गया। दिस विल बी माय फाइनल आंसर। ब्लैक कलर अच्छा दिख रहा है, व्हाइट कलर अच्छा दिख रहा है, येलो कलर अच्छा दिख रहा है, कौन सा अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओ। तो आंसर अगर ये हो गया सो आई कैन से द बी ऑप्शन इज करेक्ट। और मुझे समझ में भी आया कि सेंट्रल फोर्स मोशन से कैसे क्वेश्चन पूछा उसने, आया ना समझ में। तो किस तरीके से पढ़ना है वो समझो अच्छे से, बहुत बढ़िया। अरे सी कैसे यहाँ पर बी है, अभी तो सॉल्व करवाया, बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पर ये क्वेश्चन पढ़ो, खुद कोशिश करो ताकि आंसर आ जाए। मुझे आंसर बताओ यहां पर, मुझे यहां पे आंसर बताओ, मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही। बहुत ही न्यूटन लॉज को, लॉज ऑफ मोशन यूज करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, न्यूटन लॉज यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसका आंसर। यहां पे बोल क्या रहा है, अ पार्टिकल इज टू स्लाइड अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। इस फनल के अंदर, इनर सरफेस ऑफ द फनल यहां पर मूव कर रहा है, फनल है, फनल के अंदर मूव कर रहा है। तो यहां पे समथिंग लाइक दिस, दिस इज द फनल, आई कैन से, बहुत बढ़िया। इसका एंगल थीटा है, ये जो पार्टिकल है यहां पे, इट इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, इस फनल के ऐसे चारों ओर मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसमें न्यूटन लॉज लगा दो, बहुत ही आसान है न्यूटन लॉ लगाना। हमें वेलोसिटी चाहिए, देखो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर रहेगा इसके, दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। mg इसका एकदम नीचे रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है, यहां तक एकदम सही, यहां तक एकदम सही। अब यहां पर देखो मजेदार बात, अगर मैं इसको यहां पे एक्सटेंड करूं और ये एंगल मुझे पता है थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा, थीटा। तो अब मैं इस n को रिजॉल्व कर सकता हूं, एक n मैं इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा, दैट इज n cos थीटा, एक n को परपेंडिकुलरली रिजॉल्व करूंगा, दैट इज n sin थीटा। अब यहां पर देखो n sin थीटा को तो mg इक्वेट कर रहा है, n sin थीटा को mg इक्वेट कर रहा है, बट ये जो n cos थीटा है ये फोर्स मदद कर रही है, ये फोर्स मदद कर रही है ताकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे। ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है पार्टिकल को, और अगर प्रोवाइड कर रही है तो इस फोर्स के कारण उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल मतलब सर्कुलर मोशन। सो दैट विल बी n cos थीटा इज द फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, देखो सर्कुलर मोशन है तो v स्क्वायर बाय r, दैट्स इट, दैट्स इट। ये दोनों अगर मेरे पास आ गई है तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं क्या, तो मेरे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर बाय r। यहां तक समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू rg ओवर v स्क्वायर, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, rg cot थीटा, और v क्या हो जाएगा, अंडर रूट rg cot थीटा। आवाज सही आ रही है, समझ सही आ रहा है। तो चलिए अब बताइए कहां मुश्किलाहत, Why we not resolve mg? देखो ये डिपेंड करता है तुम्हारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कि तुम कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हो। mg को भी रिजॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट देखो यहां पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन किस टर्म्स में चाहिए तुम्हें। कोशिश किया करो जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट फोर्सेज होती है उसको जितना जल्दी हो सके मिटा दो, जितना जल्दी हो सके मिटा दो। देखो अभी जो मैंने एक्सेस चूज किया है वो एक्सेस मेरा कुछ इस तरीके से है, क्या सही बात, यहां पे मैंने लिया है अपना x एक्सिस, यहां पे लिया है y एक्सिस। जो यहां पे कौन बात कर रहा है, मनीष बात कर रहा है। मनीष कह रहा है क्या हम ऐसा भी कर सकते थे, अरे ये पार्टिकल है, mg यहां पर है, n मेरा यहां पर है, तो यहां पर अब मैं एक्सिस क्या इस तरीके से भी चूज कर सकता था। यहां पर देखो परपेंडिकुलर लगाना होगा लाइक दिस, परपेंडिकुलर लगाना होगा लाइक दिस, बिल्कुल कर सकते हो मनीष, बिल्कुल कर सकते हो, बट प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाएगा, थोड़ा मैनिपुलेशन ज्यादा आ जाएगी। गॉट इट, ये 2020 का जेस्ट का क्वेश्चन है। यहां पे मैं इसको y ले रहा हूं, यहां पे x ले रहा हूं।
न्यूटन लॉज जब हम लगाते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं। वैसे तो इसका एक रूल भी है कि हमें कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना चाहिए। इसका रूल ये है, जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस हो, जिन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस हो वही कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करो। ओके, सो ठीक है, यहां पर अगर ये समझ में आया तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सबको पता लग गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है, आसान था न्यूटन लॉज के ऊपर। तो क्या मतलब इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। यहां पर जो अभी मनीष ने बात की, तो यहां पर देखो, अगर एक वेज होता, वेज पे कोई मास होता m, अब सोचने वाली बात है कि ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो अब यहां पर मैं दो तरीके के कोऑर्डिनेट एक्सिस ले सकता था। एक इस तरीके का x, दिस विल बी माय x एक्सिस, दिस विल बी माय y एक्सिस। यहां पर देखो एक्सेलरेशन किसी एंगल पे है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, बट अगर मैं ऐसे चूज ना करूं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या मैं कुछ इस तरीके से चूज कर सकता था? देखो, ये है मास मेरा m, again it is moving with acceleration a, but now my the coordinate axis will be something like this is x, this is y. Now see, यहां पर मेरा mg एक एंगल पे आ गया बट एक्सेलरेशन एक्सिस पे आ गया, तो मुझे फायदा हुआ। गॉट इट? बहुत बढ़िया। आगे देखो, इस क्वेश्चन के बारे में क्या विचार है? बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, अरे कैसे सॉल्व करें, मॉड फंक्शन आ गया, कंडीशंस आ गई, बाउंड्री कंडीशंस आ गई और कोई भी ऑप्शंस आपस में मैच नहीं कर रहा। यहां बच्चे देख के सोचता है अरे इसमें टाइम लगेगा। नहीं, जस्ट कोशिश यही करता है कि बच्चों का फुल कैलिबर निकाले, तो वो कई क्वेश्चन में उसको स्पेसिफिकली सिर्फ डराता है बड़े क्वेश्चन से। यहां देखो, तोड़ते हैं। अब पार्टिकल ऑफ मास है, मूव्स इन द वन डायमेंशनल पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है हमें पोटेंशियल गिवन है। बहुत बढ़िया। एफ नॉट पॉजिटिव है, गिवन द इनिशियल कंडीशन। अब देखो, ये दोनों इनिशियल कंडीशन दे दी कि शुरुआत में वो एक्स नॉट पोजीशन पे है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, रेस्ट पे है शुरुआत में। बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो, अब बच्चों दिमाग कैसे लगाओगे? यहां पर क्या ओमेगा निकाला हुआ है, यहां पे क्या ओमेगा निकाला हुआ है, तो हमें पहले तो फोकस करना है ओमेगा पे। बट उससे भी पहले बताओ, इन दो स्टेटमेंट में ये प्रॉब्लम है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। देखो, बेसिक आ गया। क्या ये जो सिचुएशन है पार्टिकल के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन वो करेगा या नहीं करेगा, इसको जानने के लिए क्या करोगे? देखो, हमें जो पोटेंशियल गिवन है दैट इज गिवन एज एफ नॉट मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स का फंक्शन खोलना सबको आता है। मोड ऑफ एक्स इज पॉजिटिव व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, वेयर एज मोड ऑफ एक्स इज नेगेटिव व्हेन योर एक्स इज लेस देन 0। अब इस पोटेंशियल से फोर्स निकालनी आती है सबको, आती है dv ओवर dx करके। तो इसके लिए क्या निकल जाएगा? अरे डिफरेंशिएट कर दो यार। तो अब यहां पर x ग्रेटर देन 0 के लिए माइनस एफ नॉट हो गया और x लेस देन 0 के लिए एफ नॉट हो गया। अब यहां पे बच्चा भाई एक्सेस ड्रॉ करेगा। यहां पे बच्चे ने एक्सेस ड्रॉ की, बच्चे ने देखा अरे ये तो बहुत मजेदार है, जब x पॉजिटिव होगा इसका मतलब है यहां पर होगा तो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और x जब नेगेटिव होगा तो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। तो ये तो एक तरह का ऑसिलेशन मोशन हो गया। और बच्चों के लिए सारे ऑसिलेटर मोशन क्या सिंपल हार्मोनिक होते हैं? अरे हाँ, बट ऐसा नहीं है। बच्चे सोचते हैं बट ऐसा नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन में आपका फोर्स जो है x की कितनी भी पावर पे डिपेंड कर सकता है, 1 पे, 3 पे, 5 पे, ये सब ऑसिलेटरी मोशन है। बट इसमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा है? ओनली दिस, व्हेन इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ कोर्स रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव। ये मोशन, ऐसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी अच्छे से समझ लो भैया। अब कई बच्चे पूछेंगे सर 1 3 5 7 क्यों, इवन क्यों नहीं? ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जेई का क्वेश्चन है, नहीं आएगा। देखो, तो ये सब समझने की जरूरत है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? दैट योर एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स।
क्या यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है? नहीं। वाई? बिकॉज एफ नॉट इज कांस्टेंट। एफ नॉट तो कांस्टेंट है भैया, तो मतलब कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस पे हमेशा फोर्स इस तरफ लग रही है, जैसे ही वो x लेस देन 0 पे आएगा फोर्स उस तरफ लगने लग जाएगी। तो ये एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर डिपेंड करता है x कितनी दूर है, x कितनी दूर से आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब यहां पे f इज कांस्टेंट, सो नॉट SHM। SHM नहीं है, बट अब हमें SHM नहीं है तो साफ पता लग रहा है कि ये तो गलत है। बचा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के लिए हम ओमेगा निकाल सकते हैं और झटदनी से ओमेगा निकालना सिखा देता हूं। ओमेगा कैसे निकालोगे? सोच के देखो। यहां पर देखो पार्टिकल कहां है? अगर मैं एक्सेस ड्रॉ करूं तो पार्टिकल है यहां पे x नॉट पे और इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब u इज इक्वल्स टू 0। यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे यहां पे ओमेगा चाहिए। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, और टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? देखो टाइम पीरियड सीधी सी बात है, पहले वो यहां से लेके यहां से शुरू होगा, यहां तक जाएगा O तक, इसके बाद उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो वो इनर्शिया के थ्रू आगे जाएगा, यहां पे पहुंचने के बाद वो वापस पीछे आएगा एंड इट विल अगेन कम टू x नॉट। क्या ऐसे ही होगा? तभी तो मैं बोल रहा हूं ऑसिलेटरी होगा। SHM जरूरी नहीं है। तो अब यहां पर देखो, तो x नॉट से O तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? दैट इज स्मॉल t, एनी टाइम t, और माय टाइम पीरियड विल बी 4 into t। गॉट इट? और ये मैंने इसलिए किया बिकॉज माय फोर्स इज कांस्टेंट, सो आई कैन डू दैट। तो यहां पे मैं क्या t निकाल सकता हूं यूजिंग दिस? बिल्कुल निकाल सकता हूं। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहां है? नेगेटिव डायरेक्शन में, सो दैट विल बी माइनस x नॉट। u मेरा 0 है प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या है? इस तरफ में जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहीं एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मुझे सेम डायरेक्शन लेनी होगी। सो दिस विल बी माइनस f ओवर m, f नॉट ओवर m t²। एम आई राइट? यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। यहां से क्या मैं t निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, तो निकाल लो t। सो दैट विल बी 2m x नॉट ओवर f नॉट अंडर रूट। और अगर ये t है, t को यहां पुट करो 4t, ओमेगा निकल जाएगा, तो अब ओमेगा भी निकाल देते हैं। ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 4t, ये हो जाएगा 1 पाई ओवर 2t। t की वैल्यू पुट करो, सो दिस विल बी पाई बाय 2 अंडर रूट f naught divided by 2m x naught. This will be your omega. And which option is correct? Your B option correct. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? यहां तक समझ में आया या नहीं? B ऑप्शन करेक्ट होगा। तो SHM मोशन को मैं कहूंगा अच्छे से पढ़ लो, ऑसिलेटरी मोशन को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आगे तक यूज आते हैं। यहां देखो, हम क्या 11th 12th में ऑसिलेशंस पढ़ते थे, फिर SHM पढ़ते हैं, आगे BSc में देखते हो तो हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हो, और फिर आगे MSc में देखते हो तो उसी हार्मोनिक ऑसिलेटर को तुम एनाइलेशन ऑपरेटर की वजह से पढ़ते हो, और उसके बाद और आगे पढ़ोगे तो उसी हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या पर्टर्बेशन लगाते हो। तो सोच के देखो, ये SHM ऑसिलेटरी मोशन 11th से शुरू होके हमारे PhD तक जा रहा है, MSc तक जा रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट तो होगा। तो ये करो अच्छे से। आगे देखो, अगला क्वेश्चन यहां पर अब हैमिल्टोनियन पे क्वेश्चन आ गया है, लैग्रेंजियन पे क्वेश्चन आ गया है। अब यहां पर देखो, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अगर बेसिक इक्वेशन पता हो, मतलब कि अगर तुम्हें हैमिल्टोनियन गिवन हो तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, that is your P dot is equals to del H over minus of del H over del Q, और Q dot क्या होता है? del H over del P, ये होता है। अगर सोच के देखो, किसी बच्चे को कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, कोई थ्योरेटिकल अच्छे से नहीं पढ़ा, बट ये इक्वेशन पता है अच्छे से, तो क्या वो क्वेश्चन कर नहीं सकता? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यहां पे P डॉट और Q डॉट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमें H गिवन है, दैट इज P माइनस AQ होल स्क्वायर ओवर 2M।
क्या डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना नहीं आता? अरे आता है, सबको आता है। तो करके देखते हैं और इसमें से देखते हैं कौन सी कंडीशन सही आ रही है। तो देखो, क्योंकि यहां पर क्यू डॉट है, यहां पर पी डॉट है, तो मुझे क्यू डॉट और पी डॉट तो निकालना पड़ेगा ही, तभी मेरे को रिलेशन पता लगेगा। तो वही मुझे करना है। तो करते हैं शुरू। एच मेरे पास क्या है? अरे भूल गया, P माइनस ए क्यू, P माइनस ए क्यू होल स्क्वायर बाय 2m। तो यहां पर P डॉट अगर मैं निकालू दैट विल बी माइनस डेल एच ओवर डेल क्यू। डिफरेंशिएट कर दो, माइनस P माइनस ए क्यू बाय m। डिफरेंशिएट, चेन रूल लगाओ, माइनस a, दिस विल बी P डॉट। P डॉट ये हो गया माइनस माइनस प्लस a बाय m P माइनस ए क्यू, दिस विल बी माई P डॉट। P डॉट आ गया है। अब क्या Q डॉट निकालना मुश्किल है? नहीं है मुश्किल भैया, बहुत आसान है। सो दिस विल बी पॉजिटिव ही रहेगा। सो 1 ओवर m P माइनस ए क्यू, दैट्स इट, दिस विल बी माई Q डॉट। अब यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से चलो, ऑप्शंस के हिसाब से काम करते हैं। P इक्वल्स टू एम क्यू डॉट, मतलब Q डॉट से m मल्टीप्लाई कर दो, Q डॉट से m मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? एम क्यू डॉट किसके इक्वल? P माइनस ए क्यू। क्या ये P डॉट के इक्वल है? देख के बताओ। बिल्कुल भी नहीं। सो पहला ऑप्शन तो गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा करके देखो, ए P डॉट इक्वल टू Q डॉट, Q डॉट के साथ P डॉट के साथ A मल्टीप्लाई कर दो। P डॉट के साथ अगर मैंने A मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर क्या हो गया? P डॉट A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A स्क्वायर बाय m P माइनस ए क्यू। समझ रहे हो? अब क्या ये आपके Q के इक्वल है क्या? Q डॉट के इक्वल है क्या? यहां पर चेक करके देखो। अरे नहीं है, यहां पे A स्क्वायर की कमी आ रही है, तो तुम्हारा अगला ऑप्शन भी गलत। समझ रहे हो ना? तो इसको कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करना है। अब सी ऑप्शन देखो, Q डबल डॉट है, यहां पे क्या है? Q डबल डॉट। तो मतलब ये जो Q डॉट है इसका डबल डॉट करके देखो, डबल डिफरेंशिएट करके देखो इसका। जब मैं Q डबल डॉट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर m P डॉट माइनस ए क्यू डॉट। अब मेरे पास P डॉट भी है, Q डॉट भी है, क्या मैं इसको पुट कर सकता हूं? P डॉट को यहां पुट करूंगा और Q डॉट को इसी को दोबारा यहां पे पुट कर दूंगा, तो मुझे फाइनली जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी Q डबल डॉट इक्वल्स टू 0। बिल्कुल मिलेगा, कोई शंका वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अभी कॉपी के अंदर कोई मुश्किलात नहीं होगी। याद क्या रखना था? इक्वेशन ऑफ मोशन। बढ़िया। अब क्या इसको सॉल्व करके दिखाऊं क्या? बताओ हाँ या ना का जवाब दो। क्या इसको भी सॉल्व करके दिखाऊं? Q डॉट रख के दिखाऊं, P डॉट रख के दिखाऊं, या कर लोगे इतना? क्या इतनी मेहनत कर लोगे? अगर ये सही है तो हैमिल्टोनियन में देखो, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो हैमिल्टोनियन अगर बेसिक भी पढ़ लोगे कि लैग्रेंजन से हैमिल्टोनियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, लैग्रेंजन की यूलर लैग्रांज इक्वेशन क्या है, लैग्रेंजन से कैनोनिकल मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर ये बेसिक भी कर लोगे तो चांसेस है कि क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। तो समझ रहे हो प्यारे बच्चों? तो यहां पे योर सी ऑप्शन इज ओनली करेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो यहां पे इसको कर लो, कर लोगे, हाँ कर लोगे, यस बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आया, मजा आया। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, अरे भैया जेस्ट के क्वेश्चन में, टिफर के क्वेश्चन में उसका सबसे, अरे ये क्या यहां पर कर नहीं पा रहे हो क्या? सॉल्व करो सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी की आशा थी। Q डबल डॉट इक्वल्स टू 1 ओवर m P डॉट माइनस ए क्यू डॉट। जैसा आदेश। तो P डॉट देखो पहले A बाय m P माइनस ए क्यू, A बाय m P माइनस ए क्यू। क्या यहां तक समझ में आया? माइनस A इंटू क्यू डॉट क्या है? Q डॉट देखो यहां पे Q डॉट है 1 ओवर m P माइनस ए क्यू, 1 ओवर m P माइनस ए क्यू। क्या यहां तक सही है? बहुत सही। इसको कैपिटल M को नीचे M लगा देता हूं। समझ में आया यहां तक? अब ये सब कट रहा है या नहीं कट रहा? बिल्कुल कट रहा है। इसको देखो A P बाय M
माइनस ए स्क्वायर क्यू बाय एम माइनस ए पी बाय एम प्लस ए स्क्वायर क्यू बाय एम। क्या यहां पर कट गया? नीचे डिवाइड में m है, बट दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, तो q डबल डॉट तो 0 के इक्वल आ गया है ना। अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो चलो, ये अगर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर जस्ट और टिफर का मन पसंदीदा टॉपिक कौन सा है, कोई बता सकता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, रोटेशनल मोशन में इनके ऊपर वो बहुत बार ये पूछता है। ओके, तो किसी अच्छी बुक से जरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, टॉर्क के बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, इनके बारे में कुछ अच्छे से पढ़ लेना। बढ़िया, आगे देखो। चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कमेंट देख लेता हूं मैं। सर कैन ए बंगाली मीडियम स्टूडेंट क्रैक हर? डोंट क्रैक हर यार। सर हिमाचल में खोल लो एकेडमी। ठीक है, बढ़िया, जमीन देखिए। सर बाकी ईयर्स का क्वेश्चंस कब सॉल्व करवाओगे? अब देखो श्रीजीता चक्रवर्ती, तो प्लान ये है, यहां पर रिवीजन सेशंस शुरू करने वाला है आईएफएस। रिवीजन सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, बस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करो, वो ज्यादा अच्छा है। प्रीवियस ईयर वाला आगे आएगा, इसका पता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल में क्या होगा, हम एक ही सेशन में 6 से 8 या 10 क्वेश्चन करवाएंगे, बट वो सारे प्रोबेबल क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर का निचोड़ होगा एक तरह का। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। सर बाकी ईयर्स के क्वेश्चंस हो गया, नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, बढ़िया। अब ये देखो, सर इंसेक्ट ऑफ मास m इज सिटिंग ऑन द रिम ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर हॉरिजॉन्टल डिस्क। जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे बनाते जाओ। ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, स्मॉल इंसेक्ट है, कीड़ा है, एक मास m जो रिम पर बैठा है, यहां पर इसके रिम पे बैठा है मास m, इसकी रेडियस है r and the mass of this disk is capital M। बहुत आसान। The system is rotating at a constant angular velocity ओमेगा i से ये रोटेट हो रहा है। ओके, और बाकी ऐसे ही ऐसे द इंसेक्ट starts to crawl towards the center of the disk। अब ये आगे चलने लगे महाशय, ये ओमेगा आई से रोटेट हो रहा है और ये महाशय आगे चलने लगे, तो इसमें क्या होगा, हमने पता लगाना है कि इसका रेशियो क्या होगा। मतलब कि ओमेगा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ओमेगा चेंज होगा। क्यों ओमेगा चेंज होगा? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अगर उसको कंजर्व करना है तो ओमेगा को चेंज होना ही पड़ेगा। क्योंकि यहां पर देखो, m, स्मॉल m और कैपिटल M को मैंने एक सिस्टम मान लिया। अब ये दोनों सिस्टम आपस में कैसी भी फोर्स लगाए वो इंटरनल फोर्सेस होगी, और इंटरनल फोर्सेस कभी भी क्या नहीं करती है भैया बताओ, सिस्टम को कंजर्व रखती है, लीनियर मोमेंटम हो या एंगुलर मोमेंटम हो। बहुत अच्छे। या फिर इसको इस तरीके से भी समझो, जब ये चलेगा तो फोर्स रेडियल डायरेक्शन में लगाएगा, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब देखो सिंपल सा केस, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे करेंगे? इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल कर देंगे। इनिशियल में वो क्या रिम के कोने पे था, बिल्कुल था, और डिस्क मूव कर रही थी, तो डिस्क के लिए आई ऑफ डिस्क इनटू ओमेगा आई, ये तो इनिशियल कंडीशन थी, जो डिस्क अपने आप घूम रहा था बहुत मजे से। इसके बाद जो इंसेक्ट है, क्या इंसेक्ट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्ट करेगा एंगुलर मोमेंटम पे? बिल्कुल, क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम किसका कंजर्व कर रहे हैं? पूरे सिस्टम का। तो यहां पर आई ऑफ इंसेक्ट इनटू ओमेगा आई, ये होगा कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा? That should be same। अब यहां पर ये जो आई होगा ये सिर्फ डिस्क का रह जाएगा। Why? Because फाइनल में जो इंसेक्ट है वो तो सेंटर पे पहुंच गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। जब r 0 हो गया तो ओमेगा 0 हो गया। सो दिस विल बी ओनली आई ऑफ डिस्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा f। देखो यहां तक
समझ में आया? बहुत अच्छे। अगर ये समझ में आया तो यहां पे डिस्क का मुझे पता है mr²/2 होता है, प्लस इंसेक्ट के लिए क्या होगा, सिंपल mr², क्योंकि वो रिम पर है अभी, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा आई इज इक्वल्स टू, फाइनल में सिर्फ डिस्क का रह जाएगा, दैट इज mr²/2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एफ। हमें ओमेगा एफ ही तो फाइंड आउट करना है। ये पूरी टर्म को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस m2m ओवर कैपिटल M इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय ओमेगा आई। क्या यही हो जाएगा? अरे बिल्कुल यही होगा। अब हमें कैपिटल M बाय M का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 10। सो फाइनली आ जाएगा 1 प्लस 2/10 इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ ओवर ओमेगा आई, दैट विल बी 1.2 ओमेगा एफ बाय ओमेगा आई। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो किया तो आया 120 इक्वल्स टू 100 इंटू ओमेगा एफ बाय ओमेगा आई। तो यही आंसर है, 120 इज द राइट आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छे, समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। आंसर इस फॉर्म में पूछ रहा था तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। बहुत अच्छे, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। अब ये तो हो गया 120 इज द राइट आंसर। इसके बारे में देखो, अब ये बताओ ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन कैसा है। कई बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम आती है, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना भारी क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं। अरे सोच के तो देखो, एक बार ड्रॉ करके तो देखो, 2 मिनट लगा के तो देखो क्या बोल रहा है। अ क्लीनिंग मशीन प्रेस अ सर्कुलर मॉप, मतलब एक सर्कुलर मॉप है, झाड़ू। ये आजकल का जमाना है जो सर्कुलर मॉप यूज करते हैं। एक्चुअल में हमारे घर में तो लंबी लंबी मॉप होती थी, बट स्टिल हमें चलना पड़ेगा। यहां पे एक डंडा है सर्कुलर मॉप के ऊपर। अब इसका रेडियस गिवन है, इसकी बाद में बात करते हैं। अब यहां पर एक टोटल फोर्स लग रही है इस मॉप के ऊपर, दैट इज कैपिटल एफ, और ये डाउनवर्ड्स लगा रहा है, इस मॉप को नीचे दबा रहा है। समझ रहे हो कितनी फोर्स है? इतनी फोर्स है। एंड रोटेट्स इट विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। कब होगी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड? मतलब कि L कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट। तो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, नो टॉर्क इज अप्लाइड? बिल्कुल, इसका मतलब है जो फ्रिक्शन जो टॉर्क अप्लाई कर रहा है और ये जो फोर्स जो टॉर्क अप्लाई कर रहा है, दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट। समझ रहे हो? इसलिए हमें यहां पे फोर्स लगानी पड़ रही है। कुछ कुछ समझो, कुछ कुछ समझो, समझ में आएगा। अब देखो, इफ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द मोप, मतलब कि अब मैं यहां पे अलग से मोप बना लेता हूं। ये मोप है रेडियस r की, यहां पे टोटल फोर्स F यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसका रेडियस है r तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना हुआ, पाए, या चलो रहने दो, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बढ़िया। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, नीचे जो सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द मोप। उसको मशीन को उस मोप पे उतना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा जितना फ्रिक्शन टॉर्क अप्लाई कर रही है। सोच के देखो, देखो ये फोर्स F लगा रहा है यहां पे, ठीक है। अब ये यहां पर ये जो फोर्स है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मोप पे, और यहां पर देखो मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर कर ली, मतलब कि यहां पर एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली। दिस इज अ स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx एंड एट अ डिस्टेंस x। थिकनेस क्या है इसकी, dx। अब इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, सोच के देखो। अब ये घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, सो देयर विल बी अ फ्रिक्शन। देखो अब इसकी वेलोसिटी कहां पर होगी, यहां पर। अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो इस पे फ्रिक्शन भी टेंजेंशियल लगेगा, तो फ्रिक्शनल लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहां पे। तो इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण इस पे टॉर्क लग रहा है, और ये जो फोर्स है ये उसी टॉर्क को खत्म कर रहा है ताकि इस पे कोई टॉर्क ना लगे, ताकि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता जाए। दिमाग घूम गया भैया? क्या सर दिमाग घूम गया? बिल्कुल दिमाग घूम गया, बट सोचने वाली बात क्या है, यहां पे ये फोर्स अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसका मतलब है यहां पर भी फोर्स लग रहा होगा, मैं इसको कहता हूं dF। अब dF कितना फोर्स है, dF जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू
एफ बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। डी ए क्या है? द स्मॉल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। और डी ए कितना है? डी ए है 2 पाई एक्स डी एक्स। तो ये मेरे पास डी एफ आ गया, समझे या नहीं? ये मेरे पास डी एफ आ गया। अब मुझे बताओ ये जो टॉर्क है, टॉर्क जो लग रहा है ये क्या होगा? म्यू डी एन। यही तो टॉर्क होगा। नहीं, टॉर्क नहीं है, ये सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है। ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गई? म्यू डी एन। और माई डी एन इज इक्वल्स टू डी एफ। सिंपल सी बात है, जितना ऊपर से फोर्स आ रहा है उतना ही तो नीचे सरफेस फोर्स लगाएगा। तो डी एन इक्वल्स टू डी एफ। तो ये मेरे पास क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स हुआ है। तो अब मुझे अगर टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्या होगा? डी टाउ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है दो स्मॉल डी एक्स परपेंडिकुलर एक्स इंटू डी एफ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू म्यू डी एन फ्रिक्शनल फोर्स। समझ गए? दिस विल बी द टॉर्क, दिस विल बी द टॉर्क। इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड से। एक्चुअल में ये dn विल बी इक्वल्स टू df, अभी मैंने ऊपर बताया है। तो इसको इंटीग्रेट करना है बस। इंटीग्रेशन x म्यू df कितना निकला था? f ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स dx। इंटीग्रेट करेंगे 0 से r के लिए। दिस विल बी माई टोटल टॉर्क दैट द मोप हैज टू अप्लाई, that the machine has to apply on the mop such that frictional force के कारण जो टॉर्क था वो खत्म हो जाए और मेरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह जाए और मेरा ओमेगा सही रहे, कांस्टेंट रहे। अब ये देखो, this will be equals to म्यू एफ, कैंसल आउट कर दो जो जो कर सकते हो, 2 भी रह गया यहां पे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, that will be r cube over r square by 3. So this will be equals to 2 by 3 mu fr. This will be the total torque. अब यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर लो तो तुम्हारे पास टॉर्क आ जाएगा 2 इंटू म्यू कितना था? 0.25, f कितना था? 25, r कितना था? 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेट कर लो, 125 न्यूटन सेंटीमीटर विल बी द आंसर। दैट इज द टोटल टॉर्क that the machine has to apply. समझ में आया? फिर से समझाओ, फिर से समझाओ, यहां तक बताओ। अभी मैं कमेंट पढ़ने वाला हूं, तो जिन बच्चों के कोई डाउट है तो अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं पढ़ूंगा। इससे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूं, यही क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। पर जो कोई डाउट है किसी बच्चे का, कमेंट सेक्शन में लिखो। अब देखो, सीधी सी बात है, देखो किसने पूछा है? सृजिता चक्रवर्ती। देखो यहां पे, यहां पर ये इस डंडे पे एक मॉप है नीचे और डंडे पे फोर्स F अप्लाई हुआ है। ये फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है? तो मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर कर ली, dx थिकनेस की, ds थिकनेस की एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली। अब इस dx पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? df। और ये मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? ऐसे, why? बिकॉज इस dx थिकनेस की स्ट्रिप का एरिया कितना है? जितना एरिया होगा उसको फोर्स, ये क्या है? फोर्स डेंसिटी, सरफेस फोर्स डेंसिटी, उससे मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द df। पता चल गया? अब ये df ऊपर लग रही है तो इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू दिस df। और मुझे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्यों चाहिए? ताकि मैं फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर सकूं। तो मैंने म्यू dn करके फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर ली। अब इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टॉर्क मिल जाएगा, टॉर्क अप्लाइड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। गॉट इट? तो मुझे यहां से टॉर्क मिल गया फॉर ओनली ऑन दैट स्ट्रिप ओनली। सिर्फ स्ट्रिप की बात कर रहा हूं मैं। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे के पूरे मॉप पे मुझे पता लग जाएगा कि टॉर्क कितना लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स की तरह। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टॉर्क कितना लग रहा है मॉप पे, ये मैंने यहां पे कैलकुलेट किया। तो सिंपली इंटीग्रेट किया और फाइनल मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई 2/3 म्यू एफ आर। अब समझ में आया या नहीं आया? तीसरी बार रिपीट करवाओगे? बताओ डीएफ कैसे निकालेंगे? चलो ठीक है, डीएफ निकालने का बताता हूं। यहां पर देखो, अगर मान लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो,
या फिर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो, यहां पे लैम्डा, सिग्मा, रो, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज का, चार्ज का, मास का, किसी भी चीज का, फोर्स का, ठीक है। अब इसका मतलब होता है F ओवर स्मॉल l, कितनी लेंथ पे पूरी की पूरी टोटल फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या होता है F ओवर कंप्लीट एरिया, उस एरिया पे कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, या फिर ये क्या है कि उस वॉल्यूम में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, इसको मैं क्या कहूंगा, फोर्स डेंसिटी, फोर्स वॉल्यूम डेंसिटी। अब यही फोर्स की जगह मास हो जाए तो मास डेंसिटी, ठीक है, चार्ज हो जाए तो चार्ज डेंसिटी। अब मुझे ये तो कंप्लीट वॉल्यूम का आ गया। अब मान लो इस पूरी लेंथ में से कोई भी एक लेंथ है, इसमें से मुझे सिर्फ dx लेंथ का फोर्स निकालनी है कि इस dx लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है। सो इस dx लेंथ पे df फोर्स लगेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dx, और लैम्डा क्या है मेरा, F ओवर L। अब सेम ऐसा ही मान लो कोई एक सरफेस है, ये कोई भी सरफेस है। अब मुझे पता लगाना है कि इस छोटे से सरफेस पे जिसका एरिया कितना है, कितना भी मान लो dA, स्मॉल एरिया dA, इस पे कितनी फोर्स लग रही है। सो दैट dF विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू dA, सो दैट विल बी इक्वल्स टू F ओवर A इंटू dA। अब हमारा डिस्क का केस लेकर आओ, डिस्क का केस लेकर आओ। डिस्क के केस में पूरे डिस्क पे फोर्स कितनी लग रही थी, कैपिटल F। तो यहां पे मुझे सिर्फ इस स्ट्रिप के ऊपर, एक स्ट्रिप के ऊपर जिसका एरिया कितना था, एरिया मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, उसके ऊपर फोर्स निकालनी हो तो दैट dF विल बी इक्वल्स टू F ओवर कंप्लीट एरिया, ए कितना है पूरे का, पाई आर स्क्वायर, इनटू में स्मॉल एरिया कितना है इसका, स्ट्रिप का, रिंग का एरिया 2 पाई आर dx, सॉरी 2 पाई x dx, मतलब सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस। यहां से अगर x डिस्टेंस पे है वो, सो दिस विल बी 2 पाई x dx। तो ये मेरे पास इस स्ट्रिप के ऊपर जो फोर्स लग रही है। सेम वॉल्यूम की बात कर लो। अब वॉल्यूम में इस कोई भी एक वॉल्यूम यहां पे कंसीडर कर लो dv। अब इस छोटे से वॉल्यूम में क्या फोर्स लग रही है, दैट विल बी dF इज इक्वल्स टू रो नहीं रो इंटू dV। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट। समझ में आया, बहुत बढ़िया। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब हमको कैसे आइडिया लेना होगा, आइडिया नहीं लेना होगा, पढ़ना होगा अच्छे से। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, द मोप इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, साफ लिखा है, इसको ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चंस के हर बात को ध्यान में रखना होगा। ओके, गुड। सो दीज वर द क्वेश्चंस for the last year. Thank you so much. You can follow us on YouTube, Instagram and Facebook handles. Okay, वहां पे डेली, टेलीग्राम पे भी डेली अपडेट्स मिलती रहती है, तो इन सब चैनल्स को सब्सक्राइब करो, पता लगता रहेगा कि आगे IFS क्या प्लान कर रहा है। साथ ही साथ आप खुद भी बता सकते हो कि क्या प्लान करना चाहिए। अल्टीमेटली जिसने पूरी वीडियो देखी है, यहां तक बैठा है, तो श्योरली उसको समझ में आया है, मजा आया है। और मजा आया है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है मजा आया, और साथ साथ में क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ओके, चलो ठीक है, चलो मैं फिर ओके। विच बुक टू सॉल्व फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई भी एक, मतलब स्टैंडर्ड BSc की जो बुक्स है ना, वो भी ले लोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसे बहुत सी सीरीज है, लिम सीरीज और समथिंग टाइप, वहां पे इजीली आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, गुड। ओके देन, सी यू, बाय बाय।